हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन तरियाल एंड आज की जो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करूंगी जो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे गए हैं, इंस्टाग्राम पे पूछे गए हैं, जिससे कि सबके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। इस बैलेट को खुलने के लिए अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, लेकिन मैं पहले बता देती हूँ कि ये बैलेट है क्या। इसमें बेसिकली आप अप्लाई करेंगे, एक तरीके से अपना नाम बैलेट सिस्टम में डालेंगे और अगर आप लकी होते हैं, सिलेक्ट होते हैं तो आप यूके में आ सकते हैं। 2 साल के लिए आपका वीज़ा लगता है। आप वर्क कर सकते हो, कुछ भी एजुकेशन कर सकते हो और इसके लिए सिर्फ आपको 3 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट, आप 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 to 30 ईयर्स का एज ब्रैकेट है और आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेवल 6 एजुकेशन और लास्ट आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, अभी ये बहुत गंदा लिखा हुआ है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस कवर करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है सीट्स को लेके, कितनी सीट्स हैं अभी इस वीज़ा में। इस जो जुलाई बैलेट में है इसमें सिर्फ 600 सीट्स हैं, क्योंकि टोटल ईयर के लिए 3000 थी, जिसमें से 2400 वीज़ा ऑलरेडी फरवरी मार्च वाला जो बैलेट था उसमें ऑलरेडी वो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इस वाले बैलेट में सिर्फ 600 सीट्स हैं, नॉट मोर देन दैट। नेक्स्ट है कि जिन लोगों का सरनेम नहीं है, लास्ट नेम नहीं है, वो कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे आपका पासपोर्ट होता है ना, आपको उसी तरीके से अप्लाई करना है जिस तरीके से आपके पासपोर्ट में दिया होता है। लेकिन अगर आपको अपना लास्ट नेम वहाँ पे लिखने के लिए दिया जाता है तो फर्स्ट आप ब्लैंक छोड़िए। अगर ब्लैंक एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप डॉट डाल दीजिए, लेकिन अगर डॉट भी एक्सेप्टेबल नहीं है तो लास्ट नेम की जगह पे अपना फर्स्ट नेम ही डाला जाएगा। जैसे कि मेरा मैरिज से पहले नाम सिर्फ गुंजन था, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पर भी डालना होता तो लास्ट नेम भी गुंजन और फर्स्ट नेम भी गुंजन, क्योंकि मेरा कोई लास्ट नेम नहीं था, मेरा सिर्फ गुंजन था फर्स्ट नेम। अगर आपके पासपोर्ट में और आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में नेम डिफरेंट है तो आपको अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी होती है। और अगर वो डिफरेंट है तो डेफिनेटली आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वीज़ा के लिए अप्लाई करते टाइम आपको एक और सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा उस टाइम पे, उसको बोलते हैं सेम नेम सर्टिफिकेट, जिसको आपको पूरी तरीके से स्टैंप कराना पड़ेगा। उसका सैंपल मैं आपको एक बार शो कर दूंगी। एक क्वेश्चन ये भी था कि कैपिटल लेटर में भरना है, स्मॉल लेटर में भरना है, कैसे। फर्स्टली सी इन सब चीज़ों की इंस्ट्रक्शंस दे रखी होती है, बट अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दी है तो अपना नाम जो भी चीज़ें हैं, मैं पर्सनली कैपिटल लेटर्स में फिल करती हूँ बिकॉज वो ज़्यादा क्लियर होता है। ग्रेजुएशन को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ग्रेजुएशन आपने चाहे ओपन से की हो, चाहे आपने डिस्टेंस की है, आपने कॉमर्स सब्जेक्ट से की है, कुछ भी किसी भी तरीके से कहीं से भी आपने अगर ग्रेजुएशन की है तो वो वैलिड है, आप उसके थ्रू बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में फेल हो चुके हैं तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, ऑब्वियसली नॉट। और आपका जो 12th है, कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा 12th के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। प्लीज ऐसा करिएगा भी नहीं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बट इन केस अगर आप बैलेट में सिलेक्ट हो जाते हैं, उन 600 लोग में से एक आप होते हैं और आपके पास में ग्रेजुएशन है ही नहीं, तो ऑब्वियसली आपका वीजा रिजेक्ट होगा और वो जो सीट किसी को मिल सकती थी वो एक तरीके से वेस्ट चली जाएगी। डिप्लोमा, बिल्कुल जो आपका 3 साल का डिप्लोमा होता है वो पूरी तरीके से एलिजिबल है, क्योंकि वो भी एक लेवल 6 क्वालिफिकेशन होता है। एक्सपीरियंस का मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती, क्योंकि एक्सपीरियंस क्या होता है, कुछ एक्सपीरियंस को वो लोग कंसिडर करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस को वो लोग कंसिडर नहीं करते। जो 12th के बाद में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो, ग्रेजुएशन के बाद में एक्सपीरियंस तो डजंट मैटर, आपकी बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए, दैट्स इट। अगर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन है तो मैं आपको फिर भी यही रिकमेंड करूंगी कि अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी लगाने की नीड नहीं है। जितना मांगा गया है सिर्फ उतना ही। ये जो जितने भी वीजा कैटेगरीज होती हैं, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी तरफ से ज्यादा कुछ भी नहीं देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है कि ग्रेजुएशन मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, सर्टिफिकेट, क्या तीनों चारों एक ही चीजें हैं? ये चारों एक चीज नहीं है, चारों की चारों डिफरेंट चीजें हैं। ग्रेजुएशन मार्कशीट वो होती है जिसमें आपका सिर्फ आपके मार्क्स लिखे हुए होते हैं। आपकी जो सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखा होता है, जो आपको जनरली मार्कशीट के साथ में ही अपना पास आउट करने के बाद ही मिल जाता है। थर्ड चीज आपकी होती है डिग्री, जो आपको शायद 6 मंथ्स या 1 ईयर, पता नहीं कितना प्रोसीजर होता है हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, मुझे 1 साल के बाद में मिली थी, तो वो डिग्री होती है। ट्रांसक्रिप्ट बिल्कुल अलग होती है, ट्रांसक्रिप्ट आपको ऐसे नहीं मिलती, ट्रांसक्रिप्ट आपको निकलवानी पड़ती है जब आपको कोई रिक्वायरमेंट होती है। हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग क्राइटेरिया है, आप उसकी वेबसाइट पे जाइए या फिर यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करिए, उनसे पूछिए कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट निकलवानी है।
कैसे निकलवा सकते हैं, इमरजेंसी में आप ट्रांसक्रिप्ट को निकलवा सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या ग्रेजुएशन की ट्रांसक्रिप्ट लगाना जरूरी है या फिर सर्टिफिकेट लगाना चाहिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, अगर आप निकलवा सकते हो तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप ग्रेजुएशन की ट्रांसक्रिप्ट निकलवाओ, बहुत बहुत बेटर रहेगा। कोई रिस्क मत लो। अगर कोई सिलेक्ट हो जाता है और फिर उसके बाद में अगर मैं उस सिचुएशन में हूँ, मैं सिलेक्ट होती हूँ, तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लूंगी। तो मैं इस सिचुएशन में मैं ग्रेजुएशन की ट्रांसक्रिप्ट ही निकलवाऊंगी, चाहे उन्होंने 1% भी बोला हुआ है कि हाँ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चल जाएगा, तो मैं ऐसी चीज़ों में रिस्क नहीं ले सकती। तो यही मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर 1% भी अपनी तरफ से कमी मत छोड़ो ऐसी चीज़ों में। अगर कोई रिसेंट का पास आउट है और आपके पास में अभी डिग्री नहीं है तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट निकल सकती है, आप उस ट्रांसक्रिप्ट को निकलवाइए। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं निकल रही है तो आप प्रोविजनल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने प्रोविजनल और मार्कशीट दोनों चीज़ें आप लगा सकते हो अप्लाई करने के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आप ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हो। अब अप्लाई कैसे करना है, मैंने बहुत बार ये बात बताई थी कि कोई ईमेल कहीं नहीं करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ ईमेल करना है, कहाँ ईमेल करना है। कहीं ईमेल नहीं करना है। जो अप्लाई करने का सिस्टम है वो है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। जो आपको अप्लाई करना होगा तो आप उस लिंक को क्लिक करके आप सीधा डायरेक्ट हो जाएंगे उस वेबसाइट पे। वहां पे जाके आपको अप्लाई करना है। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल होता है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी एजेंट की या फिर मेरी। अगर आपको कोई नीड होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिस्पॉन्सिव हूँ और मैं आपको रिप्लाई करूंगी। बट आपको किसी की नीड नहीं है, बहुत सिंपल सा डायरेक्ट सा एक प्रोसीजर है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अब इसके बाद में क्या, ये चीज़ें बहुत ही एकदम स्ट्रेट चीज़ें हैं। 48 आवर्स के लिए ये बैलेट खुलेगा, लेकिन कोई भी ईमेल कहीं नहीं करना है। आपको सिर्फ अप्लाई करना है। एक फॉर्म जैसे फिल करते हैं ना, उसी तरीके से आपको सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है। एक क्वेश्चन था, क्या रिजेक्शन के चांसेस हैं? अगर आप एलिजिबल हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से सही हैं, तो कोई भी रिजेक्शन के चांसेस नहीं है। अभी एक किसी ने मुझसे पूछा था इंस्टाग्राम पे कि मैं 31 ईयर्स का हूँ, क्या मैं अप्लाई कर लूँ? मैं तो सोच रहा हूँ अप्लाई करने का। बट इफ़ यू अप्लाई आफ्टर दैट, वो आप अप्लाई करो, आप सिलेक्ट हो भी जाओगे, फिर उसके बाद में वीज़ा रिजेक्ट होगा, तो वो उनका फॉल्ट नहीं है, दैट इज फॉल्ट फ्रॉम योर साइड। तो अगर आप 30 ईयर्स के हैं, आपके पास सफिशिएंट फंड है, आपकी एजुकेशन प्रॉपर है, पीसीसी टीबी सर्टिफिकेट, ये चीज़ें प्रॉपर हैं, तो बिलीव मी इसमें कोई भी रिजेक्शन का चांस नहीं है। क्योंकि अगर आपका पहले कोई रिजेक्शन हुआ भी है स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू, कनाडा के थ्रू, किसी भी तरीके की कोई रिजेक्शन आपके पासपोर्ट में है, तो डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल अलग सिस्टम है। अगर बैलेट में सिलेक्ट होने के बाद में आपने अप्लाई किया, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, कुछ भी चीज़ थी, कोई भी प्रॉब्लम थी, तो आपकी क्या फीस रिफंड होगी? एप्लीकेशन फीस। बैलेट में एंटर करने के लिए आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे तो उनकी प्रोसीडिंग के लिए आप फीस पे करते हो, तो वो रिफंड नहीं हो सकती। बिकॉज अब इस कंडीशन में फॉल्ट आपकी तरफ से है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, आपकी चीज़ें पूरी नहीं थी, तो इसके लिए आप रिफंड के लिए किसी भी तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज अगर आपकी 30 ईयर्स है और जिस टाइम पे आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे आपकी 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए। आप 30 ईयर्स 11 मंथ्स के हैं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आपने वो पॉइंट क्रॉस कर दिया और आप 31 के हो गए, चाहे आप एक दिन से लेट हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी तरीके का एक्सपायर्ड पासपोर्ट आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि एक्सपायर्ड पासपोर्ट तो बैलेट में भी सिलेक्ट नहीं होगा। और इस वीजा कैटेगरी में कोई भी डिपेंडेंट अलाउड नहीं है। अब मान लीजिए आप किसी दूसरी कंट्री में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, कुवैत में हैं, दुबई में हैं, कहीं भी हैं, तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इंडियन पासपोर्ट है। आपको पहले इसमें अपना बैलेट सिस्टम में अपना नाम डालने के लिए इंडिया आने की बिल्कुल नीड नहीं है, सिर्फ अपना नाम डाल दीजिए। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको पीसीसी करवानी पड़ेगी, टीवी सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा, वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो है वो तो इंडिया से ही होंगी, क्योंकि पीसीसी में एक जो आप ऑनलाइन पीसीसी अप्लाई करते हो उसमें आपके घर पे वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। टीवी सर्टिफिकेट आप इंडिया से कहीं भी करा सकते हो, बट आपको वहीं से कराना है, क्योंकि आप वीज़ा वहाँ से अप्लाई कर रहे हो। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बैलेट में एंटर करने के लिए आपको किसी भी तरीके से इंडिया आने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं और फिर भी उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, यूके आना चाहते हैं, तो आपको इंडिया आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूके में हैं ऑलरेडी, तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए, आप हैं अभी स्टूडेंट पे, तो आप सोचते हैं आपका PSW भी कंप्लीट होने वाला है, चलो मैं इस बैलेट में एंटर करता हूं, तो आप यूके में ऑलरेडी होके इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन था कि रेज्यूमे सबमिट कर सकते हैं क्या, रेज्यूमे देना अच्छा रहता है।
ऐसी कोई भी चीज़ सबमिट नहीं करनी जो आपसे नहीं मांगी गई, क्योंकि एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं है ये आपका। अगर आपका बैलेट में नाम आ जाता है तो वो आपका सिलेक्शन ही इनफ है आपका वीज़ा लेने के लिए, आपको और कोई चीज़ की नीड नहीं है। अपना सिलेक्शन और जो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, ग्रेजुएशन, पीसीसी, ट्रांसक्रिप्ट, ये चीज़ें बस आपको सबमिट करनी है। रेज्यूमे जैसी कोई चीज़ सबमिट नहीं करनी। बैलेट में एंटर करने के लिए तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट अपना पासपोर्ट चाहिए, दैट्स इट। फंड्स को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि कितना फंड रखना है। तो गाइज इसमें जो फंड आपको दिखाना है वो 2530 पाउंड्स होता है, जो अप्रोक्सीमेटली 2,53,000 समथिंग, लेकिन ये मैं सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। इसमें जो आप करंट रेट देखोगे तो वो 100 से ऊपर ही होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कम से कम 3 लाख आपको अपने अकाउंट में रखने हैं। ये वो है जो सिर्फ आपको मेंटेन करने हैं 30 डेज के लिए। अगर आप एप्लीकेशन फीस पे करते हो, IHS पे करते हो, तो वो आपका अलग है। जो आपकी 470 पाउंड पर ईयर IHS होता है, 259 जो आपका होता है वो आपकी एप्लीकेशन फीस होती है। तो मैं आपको जो टोटल खर्चा बता रही हूँ वो 4.5 लाख का खर्चा होता है सिर्फ आपका वहां तक का। अब एयरलाइन वगैरह का खर्चा वो मैं आपको कैलकुलेट करके बिल्कुल नहीं बता सकती, क्योंकि वो सीजन पे डिपेंड करता है आप कब एयरलाइंस वगैरह बुक कर रहे हो या फिर अकोमोडेशन बुक कर रहे हो, वो बिल्कुल डिफरेंट है। 3 लाख आपको सिर्फ अकाउंट में रखना है, जो आपको जब तक आप यूके नहीं पहुंच जाते तब तक आपको अपने अकाउंट से नहीं निकालना। और जो आपका रेस्ट खर्चा है वो आपका 1.5 लाख यानी 1,50,000 में हो जाता है। अब आपको ये कब अपने अकाउंट में डालना है, आपको अभी से डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपके पास मेल आती है, देन आप 1-2 दिन के अंदर में, बट 1-2 दिन से ज्यादा नहीं, आप उसमें अपने अकाउंट में पैसे डलवा दीजिए और 30 डेज की स्टेटमेंट निकलवानी है। ट्राई करिए 30 डेज की, नॉट 28 डेज। FD बिल्कुल चल जाती है क्योंकि वो आपकी एक तरीके से सेविंग होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फादर के अकाउंट में, मदर के अकाउंट में, स्पाउस के अकाउंट में पैसे बिल्कुल नहीं चलते, आपको अपने अकाउंट में पैसे रखने पड़ेंगे, क्योंकि आप इसमें स्टूडेंट वीजा की तरह नहीं अप्लाई कर रहे। स्टूडेंट में एक तरीके से आपका कोई गाइडेंस होता है, लेकिन जब आप इस वीजा में अप्लाई करते हो तो यू आर द पर्सन हु आर गोइंग टू कम हियर फॉर जॉब। सो ये बहुत जरूरी है कि पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए, ना कि किसी गार्जियन के अकाउंट में। नेक्स्ट आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कुछ भी चलेगा, क्योंकि ये शो करता है कि आपके पास पैसे हैं। बैंक आपके रिकॉग्नाइज्ड बैंक चलेंगे। अगर आपको लगता है आपका बैंक रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा और उसमें दूसरे अकाउंट में पैसे डलवाने पड़ेंगे। जैसे कि आई थिंक एक्सिस में प्रॉब्लम आती है, HDFC सही है और कोई भी गवर्नमेंट बैंक सही है, तो आप इनमें से किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। और एक प्रॉपर लिस्ट होती है जिसमें आपका लिखा होता है कौन कौन सा बैंक एलिजिबल है और कौन कौन सा बैंक एलिजिबल नहीं है। मैं आपकी बात करती हूँ डॉक्यूमेंट्स को लेके। अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या PCC लगाना जरूरी है, मांगा गया है, तो बिल्कुल जरूरी है। अगर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो वो बिल्कुल जरूरी है, आप उसके साथ में रिस्क नहीं ले सकते। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा होता है और मैं किसी बैलेट में सिलेक्ट होती हूँ तो मैं तो कभी भी किसी भी चीज को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहूंगी। तो PCC, TB सर्टिफिकेट, ये सब एक एक चीज मैंडेटरी है। कुछ मुझसे डॉक्यूमेंट्स को लेके भी क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट था कि TB सर्टिफिकेट क्या होता है। तो TB सर्टिफिकेट यूके में आने के लिए एक मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें ये टेस्ट किया जाता है कि आपको कोई ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है। और ये बेसिकली सिर्फ एक मेडिकल टेस्ट होता है यूके के लिए। कनाडा के लिए तो बहुत बहुत लंबा होता है। और आपकी PCC में जब आप अप्लाई करते हैं, ये आज ही मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि PCC के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे जो आपसे कैटेगरी पूछी जाती है कि किस कैटेगरी में आप PCC अप्लाई करें, किस वीजा के लिए, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट या फिर वर्क परमिट आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपका बैंक लेटर एंड बैंक स्टेटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बैंक लेटर एंड बैंक स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट होती है कि आपके 30 डेज के पैसे दिखाए जाते हैं कि इतना इन था, इतना आउट था। बैंक लेटर एक तरीके से एक लेटर होता है, मैंने अपनी एक वीडियो में शेयर भी किया हुआ है। तो बैंक लेटर एक तरीके से एक सर्टिफिकेट टाइप में होता है, एक लेटर होता है जिसमें ये लिखा होता है कि हाँ इस बंदे ने इतना पैसा होल्ड करके रखा था अकाउंट में 30 डेज से ज्यादा के लिए। तो ये क्लोजिंग बैलेंस दिया जाता है जिसमें बैंक जो है वो स्टैंप लगा के देता है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैं और इन किसी भी डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल करवाने की कोई नीड नहीं है। लेकिन जब वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ओरिजिनल लेके जाना है इन सब चीजों का। एक चीज मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूंगी कि जो अभी स्टेज नहीं है आप उसके बारे में अभी से मत सोचिए। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इमिग्रेशन क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा अगर मैं यूथ मोबिलिटी वीजा में सिलेक्ट होती हूँ या फिर होते हैं
तो क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा इमिग्रेशन के टाइम पे। बट ये बहुत आगे की बात है, पहले ये है कि पहले आप बैलेट में एंटर होकर सक्सेसफुल हो जाओ। जॉब, अकोमोडेशन, ये सब तब आएगा जब आपको पता होगा कि हाँ एटलीस्ट मेरा बैलेट में नाम आ गया है। आगे मुझे सर्च करना है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, ये तब की बातें हैं। जॉब और अकोमोडेशन को ये भी पूछा गया था कि भाई यूथ मोबिलिटी वीजा जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या जॉब और अकोमोडेशन हमें मिलेगी? बिल्कुल नहीं, आपको सारी चीजें खुद अरेंज करनी है खुद। ये सिर्फ एक वीजा है जो आपको यहाँ पे आने का परमिट देता है। जॉब आपको खुद सर्च करनी है, आपको अकोमोडेशन खुद सर्च करनी है। कोई आपके लिए इस चीज में कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैंने हर सिचुएशन में देखा है, आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, जब आप इमिग्रेशन का इंटरव्यू देने आओगे तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। आपको समझना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए। एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रही बहुत फ्लुएंट, बट एटलीस्ट आप समझ तो सको, सामने वाले इंसान के क्वेश्चन का आंसर तो कर सको। तो ये तो आपके लिए आपको रेडी रहना ही पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे आई थी, मैं भी बिल्कुल अकेले आई थी। मैंने अपने आप सब चीज़ें सर्च करी हैं, जॉब सर्च करी है, और अभी मैं जो जॉब कर रही हूँ वो मेरी 3rd जॉब है। मैंने खुद सर्च करी है सारी चीज़ें। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि इस वीज़ा में कोई भी डिपेंडेंट अलाउड नहीं है। अगर आप आते हैं तो आप अकेले ही आते हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। और अगर आपका जनवरी वाले बैलेट में जो फरवरी मार्च वाला था उसमें अगर सिलेक्शन हुआ है, आपको लगता है अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो, तो मुझे DM करो इंस्टाग्राम पे, एंड मैं आपका एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर करूंगी लोगों के साथ में। बिकॉज किसी एक के एक्सपीरियंस से दूसरे को लर्निंग मिल सकती है, दूसरे को कुछ नई चीज़ें पता चल सकती हैं। तो इट वुड बी रियली ग्रेट। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद दिस चैनल। बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे, बहुत अच्छे रिव्यूज आए थे कि सब लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है, और ये मेरे लिए बहुत ही इंकरेजिंग चीज़ है। तो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद दिस चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।